ये अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 154 सीआरपीसी में रिकॉर्ड हो जाता है, और अगर वो नॉन कॉग्निजेबल है तो वो 155 सीआरपीसी में रिकॉर्ड। तो ड्रग्स हैं, जैसे अफीम है, चरस है, गांजा है, हीरोइन है, हशीश है, स्मैक है, वो पुलिस वालों के पास रहती हैं रिकॉर्ड में। उन्होंने 2 पुड़िया आपके चिपका दी और आप पे रिकवरी दिखा करके आपको मुलजिम बना करके कोर्ट में पेश कर दिया, एनडीपीएस कोर्ट में। ये शुरुआत में ही सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, ऑल ऑफेंसेज अंडर इंडियन पिनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें नटवर परिदा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा का जजमेंट है 1975 का, 1975 का। 1974 में सीआरपीसी लागू हुई थी। 1975 में ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि ऑफेंस चाहे जितना हीनियस हो, चाहे उसको एटम बम फेंक करके पूरा पंजाब उड़ा देने का आरोप हो, पर 302 में मुकदमा दर्ज हुआ, चाहे करोड़ों लोग मर गए हों, तो भी अगर 90 डेज में चार्जशीट नहीं दाखिल हुई तो 91st डे मुलजिम जमानत पर छूट जाएगा। एक एक सेक्शन विद लीडिंग केसेस आपको अच्छे से समझाएंगे, ताकि, क्योंकि अगर क्रिमिनल की फौजदारी की वकालत किसी ने करनी है, क्रिमिनल केसेस की फौजदारी की वकालत करनी है, तो सीआरपीसी पर फुल कमांड होना बहुत ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको ट्रायल का और इन्वेस्टिगेशन का ब्रीफ में प्रोसीजर बता रहा हूँ। आज डिटेल में 19 तारीख से जब क्लासेस शुरू होंगी लेक्चर के, तो 19 दिसंबर से फिर डिटेल में उनको बताऊंगा। आज एक ब्रीफ में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। क्रिमिनल प्रोसीजर तब लागू होता है जब कोई ऑफेंस कमिट होता है। सबसे पहले ऐसा है कि जैसे कोई ऑफेंस जब कमिट होता है तभी क्रिमिनल ट्रायल का सवाल उठता है, तभी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन का सवाल उठता है। तो सबसे पहले ऑफेंस जब कमिट होता है तो चाहे ऑफेंस जिसके खिलाफ कमिट किया गया हो वो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करे, और चाहे जिस व्यक्ति ने ऑफेंस होते हुए देखा है वो जाकर के थाने में जाकर रिपोर्ट करे, या कोई पासर्स बाय है, ऑफेंस कमिट हो चुका है, वो जो इंजर्ड है वो रोड के किनारे घायल पड़ा हुआ है, तो वो भी जाकर के थाने में जो भी उसको जानकारी है वो जाकर के थाने में रिपोर्ट करे। इसे एफआईआर कहते हैं। ये अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 154 सीआरपीसी में रिकॉर्ड हो जाता है, और अगर वो नॉन कॉग्निजेबल है तो वो 155 सीआरपीसी में रिकॉर्ड होता है। दोनों में अंतर ये है कि ये जो अर्लियर स्टेटमेंट है दोनों, जैसे ही ऑफेंस कमिट हुआ, एज अर्ली एज पॉसिबल प्रॉम्प्टली पुलिस स्टेशन में सूचना दी जाती है, जितना प्रॉम्प्ट हो सके, कोई लिमिटेशन लेट डाउन नहीं है, एज सून एज पॉसिबल। जब थाने में रिकॉर्ड हो जाता है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें पुलिस को पावर है टू इन्वेस्टिगेट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, और जो नॉन कॉग्निजेबल है उसमें पुलिस को बिना कोर्ट की परमिशन के इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी नहीं है। यही दोनों में अंतर है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है 154 में, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेट करने की पावर प्राप्त हो जाती है द मोमेंट एफआईआर इज रजिस्टर्ड। और उस एफआईआर की एक कॉपी वो मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, जहां वो बाद में 173(2) में चार्जशीट दाखिल करेगा, उसी मजिस्ट्रेट को ये जो 154 154 सीआरपीसी में जो एफआईआर दर्ज हुई है इसकी ओरिजिनल कॉपी वो वहाँ भेज देगा। कहाँ पर? मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, ताकि सब्सिक्वेंटली पुलिस अथॉरिटी
उसमें कुछ चेंज न कर सके। हाँ, 158 में ये प्रोसीजर इसका लेट डाउन है। वो जो पुलिस का सीओ होता है, सर्किल इंस्पेक्टर, उसके ऑफिस से होते हुए ये एफआईआर की कॉपी कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन में पहुंच जाती है, जहां उसका ट्रायल होना है, जहां उसकी चार्जशीट दाखिल होनी है। इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोसीजर, वो आईओ हो चाहे या तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन खुद ही इन्वेस्टिगेट करे, और चाहे तो उस थाने में जो और सब इंस्पेक्टर होते हैं उनको ये कार्य सौंप सकता है, डिप्यूट कर सकता है, और फिर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है उसे आईओ कहते हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो चाहे वो थाना इंचार्ज हो। थाना इंचार्ज को सोमोटो करने का अधिकार होता है, और जो बाकी सब इंस्पेक्टर हैं उनको जब थाना इंचार्ज वो केस हैंडओवर करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तब वो करते हैं। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मौके पर जाती है, वहाँ का साइट प्लान बनाती है जहाँ घटना हुई है, जहाँ अपराध हुआ है, और वो जो उस अपराध के जानकारी रखने वाले व्यक्ति आसपास के होते हैं उनसे पूछताछ करके उनके 161 में बयान रिकॉर्ड करती है। और रिकॉर्ड करने के बाद, सारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, साइट प्लान बनाने के बाद, जब सब कंप्लीट होता है इन्वेस्टिगेशन, तो अगर वो आईओ है, सब इंस्पेक्टर है, एसओ नहीं है, थाना इंचार्ज नहीं है, सब इंस्पेक्टर है, तो वो 168 में सीआरपीसी के तहत वो एसओ को चार्जशीट सौंप देता है। चार्जशीट बना करके एसओ को सौंप देता है, क्योंकि चार्जशीट फाइल करने की पावर एसओ को ही है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के दस्तखतों से ही वो थाने में एफआईआर थाने से जाती है कोर्ट में। आईओ अगर खुद थाना इंचार्ज है, एसओ है, स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज है, अगर खुद वो आईओ है तो वो तो सीधे ही भेज देता है। और अगर वो सब इंस्पेक्टर है, एसओ के अंडर में है, तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट है वो उसे सौंप देता है। अगर ये 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया तो 170 में सीआरपीसी के तहत वो कोर्ट में चार्जशीट और मुलजिम को अगर अरेस्ट किया है तो उन दोनों को फॉरवर्ड कर देता है। अगर वो ऑफेंस बेलेबल है तो वो थाने में ही बेल दे देता है, और अगर नॉन बेलेबल है तो मुलजिम को और जो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट है वो दोनों 170 के तहत फॉरवर्ड कर देता है, और वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंच जाता है, और मजिस्ट्रेट उस पर फिर कॉग्निजेंस लेता है। और अगर वो 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता तो, और मुलजिम को पुलिस ने अरेस्ट किया है, एज सुन एज पॉसिबल वो अरेस्ट कर लेता है, तो फिर 167 में प्रोसीजर लेट डाउन है कि केस डायरी के साथ में मुलजिम को अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन की कोर्ट में पेश करना पड़ता है। और फिर मजिस्ट्रेट या तो मुलजिम को बेल दे देता है अगर बेल एप्लीकेशन आई, और नहीं तो उसको जेल में फॉरवर्ड कर देता है। 167 में रिमांड करके वो जेलर को सौंप दिया जाता है, जेलर उसको जेल में रखता है, और फिर वो 15 दिन के अंदर अंदर दोबारा फिर पेश किया जाता है। हर 15 दिन के अंदर वो पेश किया जाता है। कभी कहीं कहीं 14 दिन में पेश किया जाता है, और कहीं कहीं वो 15 दिन में पेश किया जाता है। और इस बीच में अगर मुलजिम की बेल हो जाती है तो वो घर चला जाता है अपने, और फिर जब चार्जशीट सबमिट हो जाती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है 190 सीआरपीसी में। उसके बाद 204 में सम्मन जाते हैं कॉग्निजेंस के बाद, और 204 में जो प्रोसीजर है वो दिया हुआ है कि अगर सम्मन ट्रायल है तो सम्मन जाते हैं, निश्चय ही सम्मन ही जाएगा। अगर वो वारंट ट्रायल है तो सम्मन भी जा सकते हैं और वारंट भी जा सकता है। अब पुलिस सम्मन या वारंट लेकर पुलिस के बाद पहुंचती है, तो अगर मुलजिम पहले से ही बेल पर है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, उसको सम्मन दे दिया जाता है और बता दिया जाता है कि फला तारीख को आप कोर्ट में आकर हाजिर होइए अपने कोर्ट में, फला कोर्ट में। और वहाँ फिर कोर्ट में आने के बाद मुलजिम को 207 सीआरपीसी के तहत प्रोविज़न है कि उसको चार्जशीट की नकलें दी जाती हैं।
उसकी कॉपीज बनवा करके ना, एक मैंडेटरी प्रोविज़न है जो चार्जशीट थाने में दरोगा जी ने दाखिल की है, जो बयान गवाहों के लिए हैं, जो 164 के बयान हैं, जो भी वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने कलेक्ट की है, उस सब की कॉपीज़ सभी मुलजिमानों को एक एक कॉपी दी जाती है। एक मुलजिम भी हो सकता है उस अपराध में, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको सौंप दी जाती है, कॉपी दी जाती है। कॉपी देने के बाद में फिर हियरिंग ऑफ चार्ज पर केस लग जाता है। चार्ज पर हियरिंग होती है 239 में, और हियरिंग के बाद में या तो मुलजिम डिस्चार्ज हो जाएगा कि केस मेकआउट नहीं होता तो डिस्चार्ज करते हैं, और नहीं तो 240 में उस पर चार्ज लगा दिया जाता है। ये प्रोसीजर वारंट ट्रायल का है, क्योंकि समन ट्रायल में चार्ज नहीं लगता। समन ट्रायल का प्रोसीजर 251 से 259 सीआरपीसी में दिया हुआ है, वो हम अभी समझाएंगे बाद में। अब इसके बाद वारंट ट्रायल में जब चार्ज लग जाता है तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए डेट लग जाती है, मुलजिम अपने घर चला जाता है। फिर बाद में अपनी तैयारी करके जब गवाह अपीयर होते हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस जब शुरू हो जाती है, तो एक दिन में, 2 बार में, 4 बार में, 10 बार में, जितनी भी डेट लगती हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस की, वो लगती रहती हैं। गवाह आते रहते हैं, उनके बयान होते रहते हैं, और उसके बाद अपोजिट पार्टी यानी मुलजिम को अपने वकील के माध्यम से या खुद भी वो जिरह करने का अधिकार होता है। उन विटनेसेस को वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। उनका क्रॉस एग्जामिनेशन में मतलब ये होता है उसका कि ये जानकारी कोर्ट के सामने लाई जाए कि ये जो विटनेस है ये ट्रूथफुल नहीं है, ये इंटरेस्टेड विटनेस है, फॉर अदर रीजन्स ये गवाही दे रहा है, इसने कोई ऑफेंस होते हुए नहीं देखा है, ये झूठ बोल रहा है। जो भी उसको जिरह के माध्यम से लाना है वो कोर्ट के सामने जिरह करके उसको लाता है। जितने जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस समाप्त हो जाती है तब मुलजिम को पर्सनली एक्सप्लेन करने के लिए कि फला फला गवाह ने तुम्हारे खिलाफ ये बयान दिया है कि तुमने ये अपराध किया है, तुम्हें उस गवाह के विषय में क्या कहना है या उन बयानों के विषय में क्या कहना है। तो मुलजिम को पर्सनली एक्सप्लेन करने का हर ट्रायल में प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद मौका मिलता है। तो इसको 313 से सीआरपीसी का स्टेटमेंट कहते हैं। वो मौका हर केस में मिलता है, चाहे वो समन ट्रायल हो, चाहे वो वारंट ट्रायल हो, चाहे वो सेशन ट्रायल हो। जब 313 समाप्त हो जाता है तो फिर उससे पूछा जाता है कि आपको कोई डिफेंस में गवाही देनी है, और यदि वो कहता है कि हाँ देनी है तो डिफेंस के लिए डेट लगा दी जाती है। फिर जितनी डेट में डिफेंस एविडेंस वो दे सकता है, वो एक डेट में, 2 में, 3 में, 4 में, वो उसकी जितनी डिफेंस विटनेसेस हैं वो अपने पेश कर सकता है अपने सब बचाव में। और इसमें यहाँ एक और एक्सप्लेन कर दें कि मुलजिम खुद भी अपना बचाव में अपनी गवाही दे सकता है। टेक फॉर एग्जाम्पल कि आप ही हैं, जैसे आप बैठे हैं सामने, आप किसी स्कूटी में कहीं से आ रहे हैं किसी थाने के सामने से, वहाँ पर चेकिंग लगी हुई है। अब आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आपने कहा कि हमें देर हो रही है, हमें पहुँचना है कोर्ट, तो बोले रुक जाइए, अभी जांच चल रही है, सबकी तलाशी होगी। हाँ, मालूम चला है कि कोई व्यक्ति यहाँ से ड्रग्स ले करके स्मगल कर रहा है, तो आपने कहा कि आप हमारी तलाशी ले लीजिए और हमें जाने दीजिए। बोले नहीं, आप नंबर पे खड़े हो जाइए। अब आप लॉ ग्रेजुएट हैं, थोड़ी गर्माहट लॉ की होती है लॉ ग्रेजुएट्स में, तो आप नाराज़ हो गए उससे। उसने दीवान जी ज़रा इसको बिठा लो। अब देखा बहुत ही लॉ ग्रेजुएट है, अभी इसको बताते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि थाने के अंदर जो ड्रग्स हैं, जैसे अफीम है, चरस है, गांजा है, हीरोइन है, हशीश है, स्मैक है, वो पुलिस वालों के पास रहती हैं रिकॉर्ड में। उन्होंने 2 पुड़िया आपके चिपका दी और आप पर रिकवरी दिखा करके आपको मुलजिम बना करके कोर्ट में पेश कर दिया, एनडीपीएस कोर्ट में। अब मैं आपका परिचित हूँ, आपने किसी माध्यम से कोर्ट में हमें खबर भिजवा दी कि ऐसा ऐसा हो गया है, आप जल्दी से मेरे कोर्ट में आ जाइए, क्योंकि आप तो वहाँ नहीं आ सकती, आप तो किसी के माध्यम से मैसेज भिजवा सकती हैं। हम वहाँ पहुँचे, आपने रो रो करके अपना सारा किस्सा हमें कह सुनाया कि हमको ऐसे ऐसे फंसाया है। हमने कहा तुम चिंता न करो, मैं अभी इनको फंसा देता हूँ उल्टा।
हमने आपकी एप्लीकेशन लिखवाई आपसे, और रिमांड के समय ही मजिस्ट्रेट को हमने पेश कर दिया कि हमको इसमें झूठा पुलिस वालों ने इसलिए फंसाया है कि वो मुझे मॉलेस्ट करने में इंटरेस्टेड थे। मैंने रजिस्ट किया तो उन्होंने फर्जी हम पर मुकदमा लगा के बंद कर दिया और हमारे स्टेटमेंट ले लिए जाएं। अब आपने स्टेटमेंट वहाँ दर्ज किया और उसके बाद बाहर जब जमानत आपकी हो गई तो आपने थाने में रिपोर्ट लिखा दी। आपको एक बात बता दूं कि उसी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई जाएगी जहां पुलिस वालों ने बदमाशी करने की कोशिश की। आप किसी भी थाने में रिपोर्ट लिखा सकती हैं। इसे जीरो एफआईआर कहते हैं, इसे जीरो एफआईआर कहते हैं। और बाद में एसएसपी के यहाँ एप्लीकेशन दीजिए कि चूंकि घटना उसी एसओ के थाने से संबंधित है, इसलिए वहाँ से ये इन्वेस्टिगेशन किसी और थाने में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो एसएसपी साहब या तो सीओ को सौंप देंगे या किसी और इंस्पेक्टर को सौंप देंगे आपके केस का इन्वेस्टिगेशन करने का। और आप अगर तुली हुई हैं कि हमें फंसाना है दरोगा जी को, क्योंकि इन्होंने हमें मुकदमे में फंसा के हमारी बेइज्जती कराई है, हाँ आप ही तो मुलजिम बन गई ना, तो आपका करियर उससे प्रभावित हो जाएगा। तो अगर आप तुली हुई हैं उनको फंसाने का तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता। अगर आपने बयान दिया कोर्ट में आकर कि इन्होंने हमें मॉलेस्ट करने का प्रयास किया है और मैं अकेली थी वहाँ पर, तो आप कॉम्पिटेंट विटनेस हैं, आप मुलजिम हैं तो क्या हुआ, पर आप अपने केस के अपने सफाई में 315 सीआरपीसी में प्रोविज़न है, आप अपनी गवाही खुद दे सकती हैं कि आप इनोसेंट हैं और आपको दरोगा जी ने फर्जी इन कारणों से इम्प्लीकेट किया है। तो ऐसा नहीं है कि मुलजिम को अगर पुलिस वाले फंसा देते हैं तो मुलजिम के पास कोई चारा नहीं है। बस केवल ये है कि अगर मुलजिम सच्चाई पर है तो उसका चेहरा बोलता है। अगर वो फैब्रिकेट नहीं कर रहा, सच बोल रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज उसकी बताएगी और कोर्ट इसको रिकॉर्ड करती है। इसको डिमेनर ऑफ विटनेस कहते हैं, डिमेनर ऑफ विटनेस, सीआरपीसी में इसका प्रोविज़न है। तो इस तरह से आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर जब उसके बाद चार्जशीट दाखिल हो जाती है। अब अगर मुलजिम अरेस्ट हो गया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट में गया और उसको पुलिस में रिमांड करके जेल में भिजवा दिया पुलिस के माध्यम से मजिस्ट्रेट साहब ने, और 60 डेज या 90 डेज हो गए आपको, और इस बीच में इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, तो 167(2) में प्रोविज़न है कि एज ऑफ राइट आपकी बेल हो जाएगी, चाहे कितना ही गंभीर अपराध करने का आरोप लगा हो आपके ऊपर। टेक फॉर एग्जाम्पल, किसी मुलजिम ने एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, 25-30 बच्चे क्लासरूम में थे। उसने क्या किया कि पेट्रोल फेंक दिया अंदर और माचिस जला के फेंक दी, तो आग लग जाएगी ना, और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तो 30-40 जो बच्चे अंदर होंगे कमरे के, वो सब के सब मर जाएंगे। इतना हीनस ऑफेंस हो तो भी अगर 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई और आप 90 डेज ज़्यादा हो गए और जेल में आप बंद हो, तो एज ऑफ राइट आपकी बेल हो जाएगी। इसमें नटवर परीदा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का जजमेंट है 1975 का, 1975 का। 1974 में सीआरपीसी लागू हुई थी। 1975 में ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि ऑफेंस चाहे जितना हीनियस हो, चाहे उसको एटम बम फेंक करके पूरा पंजाब उड़ा देने का आरोप हो, पर 302 में मुकदमा दर्ज हुआ, चाहे करोड़ों लोग मर गए हों, तो भी अगर 90 डेज में चार्जशीट नहीं दाखिल हुई तो 91st डे मुलजिम जमानत पर छूट जाएगा। मैंडेटरी प्रोविज़न है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को चाहिए कि वो 90 विद इन टाइम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट दे दें। चार्जशीट देने का कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है। 173(1) में कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन बस इतना ही लिखा हुआ है कि एज सून एज पॉसिबल विदाउट फर्दर डिले, जल्दी से जल्दी आप चार्जशीट दें। लेकिन अगर 90 डेज में बहुत सारे ऑफेंसेज होते हैं जिसमें रिपोर्ट आनी होती है, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आनी होती है, फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आनी होती है, उसमें टाइम लग जाता है।
तो चार्जशीट नहीं आ पाती, तो उससे बेल हो जाएगी मुलजिम का, मुकदमे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मुलजिम की बेल हो जाएगी और उसके बाद ट्रायल चलेगा और ट्रायल में एविडेंस आएगी तो उसको सज़ा होगी। तो इस प्रकार से जो इन्वेस्टिगेशन है, इसको गवाहों को फेयरली एग्जामिन होना चाहिए। विटनेसेस जब बयान देते हैं दरोगा जी को, तो उसमें उनके सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती। दरोगा जी उनसे पूछताछ करते हैं और थाने में बैठ करके उनका बयान लिख लेते हैं कि विटनेस ने ये बात कही, और बाद में जब गवाही देने वो विटनेस आते हैं तो विटनेसेस को राइट होता है, क्योंकि वो बयान जो दरोगा जी ने लिखे हैं वो विटनेस के अपने बयान हैं, तो वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है, मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। उसको मेमोरी रिफ्रेश करने का राइट है एविडेंस एक्ट में, 159 एविडेंस एक्ट में ये प्रोविज़न है, वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हैं। इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है। इसका सेक्शन वाइज डिटेल में हम 19 दिसंबर से जब इसकी क्लासेस शुरू होंगी तो हम सीआरपीसी को स्टेप बाय स्टेप लेंगे, एक एक सेक्शन विद लीडिंग केसेस आपको अच्छे से समझाएंगे, ताकि क्योंकि अगर क्रिमिनल की फौजदारी की वकालत किसी ने करनी है, क्रिमिनल केसेस की फौजदारी की वकालत करनी है, तो सीआरपीसी पर फुल कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा प्रोसीजर इसी से गवर्न होता है। इसे शुरुआत में ही सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, ऑल ऑफेंसेज अंडर इंडियन पिनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो सीआरपीसी का संपूर्ण ज्ञान बारीकी के साथ हर स्टूडेंट को होना आवश्यक है, अगर वो इस कानून का लाभ लेना चाहता है वकालत में। थैंक यू वेरी मच। बाकी 19 दिसंबर से हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको हर सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे।